हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीएसएस मेंस का प्रैक्टिस सेट 60 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में जो टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाएं और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबा लें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन आपका कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, NaH क्या होता है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, तो अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में किया जाता है। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर बी में है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को जो हम लोग धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, धोने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, Na2CO3 होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि महिला इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, में शामिल हुई थी। तो क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। तो क्या मिसप्रिंट है कि कौन सी महिला जो है इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका महिला से पहले जो होगा कौन सी महिला होगी। ओके, कौन सी महिला यहाँ पे होगी महिला से पहले। तो क्वेश्चन में यही है कि कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल जो है इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लक्ष्मी सहगल कौन थी, तो लक्ष्मी सहगल जो थी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। देखिए, इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इसी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो क्या क्वेश्चन आया था कि झांसी रेजिमेंट की कमांडर कौन थी। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली कौन थी, तो यह जो थी कांग्रेस में भाग लेने वाले तथा भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, और कादम्बिनी गांगुली जो थी स्नातक करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और लक्ष्मी सहगल के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। लक्ष्मी सहगल जो थी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो ए में है कार्बन, बी में हाइड्रोजन, सी में है ऑक्सीजन, डी में है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। देखिए, जो भी तत्व आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी, सी एवं डी जो है, इन तीनों ऑप्शन में जो तत्व दिया हुआ है ये क्या है, गैस है। जबकि आपका जो कार्बन ऑप्शन में जो कि ए में है वह क्या है, वह एक ठोस है। तो इस तरह से जो है यह बेमेल है कार्बन इन तीनों तत्वों से। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर बी में है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य के ईंधन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और
ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक कौन सा गैस या तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। यदि हम लोग यह बात करें कि वायुमंडल में कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे सर्वाधिक, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह कौन से मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? वह आपका हो जाएगा नई दिल्ली। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। आइए क्विकली और सभी अनुसंधान संस्थान के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केंद्र नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कासरगोड में। केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। केंद्र कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में अवस्थित है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा 6 में कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वह कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 0.03% है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन है वायुमंडल में 78% और 21% आपका ऑक्सीजन है, और जो भी बच गया उसमें से 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें से और सभी गैस आते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी का जो निर्माण किया जाता है तो उसमें जो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। देखिए, जब हाइड्रोजन के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजनीकरण के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कहाँ पे सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए क्विकली और सभी राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं कि कौन सा जो है राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य कौन सा राज्य में सिचुएटेड है। तो चिल्का राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य जो है ओडिशा में है। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। क्लियर। तो इन सारे को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक है, तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, किरण देसाई। किरण देसाई ने जो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है। और भी हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा जो पुस्तक जो है कौन से लेखक एवं लेखिका लिखे हैं। तो अरुंधति राय जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक लिखे हैं। अनीता देसाई जो कि फास्टिंग बुक लिखे हैं, फास्टिंग बुक लिखे हैं। जुम्मा लाहिड़ी द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज बुक लिखे हैं। सोनिया गांधी राजीव बुक लिखे हैं। होमर ओडिसी इलियट बुक लिखे हैं। बेंजीर भुट्टो डॉटर ऑफ
द ईस्ट बुक लिखे हैं। तो इन सारे को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो हुई थी कौन सा ईस्वी को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा झारखंड राज्य में जो है भारत में सर्वाधिक जो है झारखंड राज्य में कोयला का उत्पादन होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झारखंड में भी जो कहाँ पे तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। और यह कोयला जो पाया जाता है वहाँ पे तो ये किसका समूह है तो यह जो है गोंडवाना का समूह है। यह एक भारत में जो चट्टान पाए जाते हैं गोंडवाना लैंड भी यहाँ पे पाया जाता है, यह चट्टान पाया जाता है। वैसे यदि आप लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत में जो कितने तरह के चट्टान है जैसे कि आपका डक्कन ट्रैप हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, यदि आप भारत की कितनी तरह की चट्टानें पाए जाते हैं यदि इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं भारत की चट्टानों को तो मैं इसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन ज्योग्राफी में आप जो है वहाँ से जो है भारत की चट्टानों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि सोल्डर मिश्रण का बना हुआ है। तो क्वेश्चन का तात्पर्य यह हुआ कि सोल्डर जो मिश्रण है तो किसका किसका मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा टीन और सीसा। टीन और सीसा के मिश्रण से ही सोल्डर बना है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है। तो मटर में जो मार्स रोग होता है वह किसके कमी से होता है तो मैंगनीज की कमी से होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइए हम लोग क्विकली और सभी जो फल सब्जियां या खाने वाले अनाज जो होते हैं उसमें जो है किसके कारण से कौन से रोग होते हैं आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि नींबू में जो डाई बैक रोग होता है वह तांबा की कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग होता है जास्ता की कमी से होता है। और लीची में पत्ती जो जलता है तो वो पोटेशियम की कमी से होता है। और गाजर में जो कोटर स्पॉट रोग होता है वह कैल्शियम की कमी से होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एकीकृत ऊर्जा कार्यक्रम के द्वारा जो होता है ऊर्जा के उपयोग एवं प्रबंधन का सुनिश्चित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का जो तेल निकाला जाता है किससे निकाला जाता है चीड़ से निकाला जाता है, चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे भी लोग हम लोग किसकी चर्चा किए चीड़। तो चीड़ जो होता है चीड़ से और क्या क्या प्राप्त की जाती है तो चीड़ से जो है फर्नीचर भी बनाए जाती है। चीड़ हो गया सिकोया देवदार स्प्रूस आदि से जो है आदि की लकड़ियों से फर्नीचर बनाई जाती है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है देवदार। क्या है देवदार। तो देवदार की लकड़ी से जो है सैंड्रस तेल प्राप्त की जाती है। और आपके ऑप्शन नंबर जो डी में है जूनीपेरस की लकड़ी से जो है सीड कास्ट तेल मिलता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है। क्या है देखते हैं कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध जो है किसका उदाहरण है पायस का। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पायस का तो उदाहरण है लेकिन
पायस किस तरह के पायस का? दूध जो है यह एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण है, जबकि पेंट जो होता है, पेंट जिससे कि हम लोग कोई भी चीज पेंट उंट करते हैं, तो पेंट जो होता है यह एक कृत्रिम पायस होता है। देखिए पायस एक्चुअली होता क्या है, तो पायस का डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो पायस क्या होता है कि जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित तो किया जाता है, मतलब यह हुआ कि उसमें मिलाया जाता है, बट एक दूसरे जो कण होते हैं, एक दूसरे के द्रव के जो कण होते हैं ये आपस में घुलते नहीं हैं। तो इस प्रक्रिया या इस तरह के कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि पायस का परिभाषा क्या होता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 में कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेक्लांसे सेल का जो उपयोग है इलेक्ट्रिक अलार्म में किया जाता है। क्लियर? और इसका जो उपयोग जो है इलेक्ट्रिक अलार्म के अलावा विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में भी किया जाता है। क्लियर? और लेक्सांसे सेल जो है किस तरह का सेल है? यह जो है प्राथमिक सेल है, जैसे कि आपका वोल्टेज सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, और इसी तरह से लेक्सांसे सेल, ये जितने भी सेल मैं यहाँ पे डिस्कस करी हूँ ये सारे सेल्स जो है प्राथमिक सेल है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल और साड़। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है कमल और साड़ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, या बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था तो कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्लियर? और यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग यह देखिए कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साड़ है। तो आइए हम लोग और से भी जानते हैं कि जैसे कि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या है, बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसका प्रतीक क्या है। तो इस तरह के हम लोग सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। और बुद्ध ने जहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने जहाँ पे अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 90 में कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ओके, और मोरारजी देसाई जो थे यह गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और मोरारजी देसाई जब इस्तीफा दे दिए थे तो उसके बाद जो है कौन प्रधानमंत्री बने थे? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नहीं है, यहाँ पे 73 जो है संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो क्वेश्चन आपका 20 में कि 73वां या 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। क्लियर? और इसमें जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो इसमें क्या था? तो इसमें क्या व्यवस्था था या इसमें क्या लाया गया था इस विधेयक के तहत? तो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। और यह जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही जो है संसद में लाया गया था। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? संबंधित नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए JB कृपलानी भी संबंधित थी, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे और ब्रज किशोर प्रसाद भी संबंधित थे, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 22 में कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पे है? ईरान में सिचुएटेड है। और ईरान में कहाँ पे? तो पूर्वी ईरान में सिचुएटेड है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ पे है पूरे विश्व में? तो कालाहारी मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, ताकलामकान। ताकलामकान जो मरुस्थल है कहाँ पे है? यह चीन में पड़ता है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि रोलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ओके, इन्होंने जो है 1918 ईस्वी में ही कहा था, जब रोलेट एक्ट पास हुआ 1918 ईस्वी में। तो उसके पश्चात जो रोलेट एक्ट में क्या होता था? रोलेट एक्ट में यही होता था कि बिना किसी कसूर के ही जो किसी भी व्यक्ति पर यदि शक हो अंग्रेज सरकार को, तो उसे पकड़ के क्या करता था? जेल में डाल देता था। तो इस तरह से जब होने लगा तो मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था कि यह जो एक्ट है अपील, वकील और दलील की व्यवस्था के बिना ही है यह एक्ट। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि सिकंदर लोदी ने बिहार अभियान किस वर्ष किया था? तो कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सिकंदर लोदी की यहाँ पे चर्चा किए हैं। तो सिकंदर लोदी किससे संबंधित है? लोदी वंश से। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? पीर अली ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। यह जो थे पीर अली जो थे ये एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने ही जो है पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है कुंवर सिंह ने जो है कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि वेनेजुएला के घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लानोस। वेनेजुएला के घास के मैदान को जो हम लोग लानोस के नाम से जानते हैं। और वेनेजुएला का जो घास का मैदान लानोस है, तो ये किस प्रकार के घास का मैदान है? यह जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है पंपास। पंपास जो है अर्जेंटीना के घास का मैदान है। और ये किस तरह के घास का मैदान है? शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है वेल्ड। क्या है? वेल्ड। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी तो किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? M.N. जोशी ने स्थापित किया था। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो किसकी फारसी अनुवाद है रजनामा? यह आपका महाभारत की
फारसी अनुवाद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऐसे तो 2 महाकाव्य है, कौन कौन से, महाभारत और रामायण, बट महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत का जो पुराना नाम है वह क्या है, जय संहिता। इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग यह भी जान लेते हैं कि महाभारत को जो लिखे थे किसने लिखे थे, और रामायण को किसने लिखे थे, कथा सरित सागर को किसने लिखे थे, इन सारे को भी हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो महाभारत को जो लिखे थे किसने लिखे थे, वेद व्यास ने। और रामायण को लिखे थे वाल्मीकि ने। रामचरितमानस को लिखे थे तुलसीदास ने। उत्तर रामचरितमानस को लिखे थे भवभूति ने। देखिए यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, रामचरितमानस एवं उत्तर रामचरितमानस। रामचरितमानस को लिखे थे तुलसीदास ने और उत्तर रामचरितमानस को लिखे थे भवभूति ने। और कथा सरित सागर को लिखे थे सोमदेव ने। और कामसूत्र को लिखे थे वात्स्यायन। और महाभाष्य को लिखे थे पतंजलि ने। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 6 वर्ष। और भारत के जो नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसका जो कार्य होता है वह क्या होता है, तो सार्वजनिक धन का संरक्षण करना होता है। क्लियर। और नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 148 के तहत करता है। और भारत के जो नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसका कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है यह किसी भी तरह के भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन से पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और सतपुड़ा की जो पहाड़, यहाँ पे हम लोग बी में सतपुड़ा की चर्चा की है, तो सतपुड़ा की जो पहाड़ है यह किस तरह से बनी है, तो यह जो है ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।